रामेश जी प्रधान साहब मंच पे बुला रहे रामेश जी प्रधान साहब जहां कहीं भी और रामेश जी मंच पे बुला रहे और भी हूँ कोई शहर से कोई आप बता दी कोई वक्ता बुलाओ आपको बढ़िया जो बाहर पापावर में सबसे अच्छा वक्ता कौन है सबसे अच्छा कौन बोलता पापावर शहर में लाला किशन जी जहां कहीं भी वहां मंच पे बुला रहे आदरणीय लाला किशन जी सेकंड आसपास तो कोई ना पावर सरपंच साहब आ गया राधा किशन का नाम जो लाला किशन जी मंच पे बता रहे आदरणीय लाला किशन जी मेरी माता बहनों को पीछे चले जाना ये परेशान हो जाएगी अंदर बीच में दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को दिक्कत हो तो इनको पीछे भेज अलग उधर भेज दो माइनॉरिटी वर्ग में कौन है सदर कौन है आपके जो सीनियर सबसे सीनियर मकसूद भाई आप भी पधारिए व्यापारी वर्ग से ऐसा बताओ आप करो ना आप क्या पता है यहाँ का कौन क्या है फिर भी आप आदरणीय कुशलपाल सिंह जी जहां कहीं भी वो मंच में बता रहे हैं प्रमुख साहब कह रहे हैं तो ये आई नहीं होंगे इसका मतलब कह रहे हैं तो कोई नीचे बैठ जाओ ना बैठ जाओ बढ़िया जो बढ़िया से काम शाम तक परेशान हो रहा लगी भीड़ कहीं से बुला बैठ जाओ खेती दो भाई साहब या तो बैठ जाओ नहीं पास से चल जाओ एक भी आदमी है गिरिराज जी भाई ऊपर आ जाओ आप ऊपर बता रहे मंच पे मीणा करा हो गया ज्यादा आइए नंजी सुमन मधुसूदन जी सुमन साहब शर्मा साहब मधुसूदन जी शर्मा साहब ऊपर बता रहे सुमन साहब आए ना आप मंच संचालक आएंगे आप करो मंच संचालक क्या हुआ बैठा हो गया तो बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ बेटा मैं माननीय और प्रमुख साहब मान्य भरत जी वाहन को आमंत्रित करता हूं वह बता रहे राधेश्याम जी श्योपुर दीनबंधु जी धाकर जहां कहीं भी हो कृपया मंच में बुलाने का करें जन क्रांति यात्रा के आयोजक हमारे आदरणीय भाई नरेश जी मीणा साहब मंच के सम्माननीय आदरणीय कुशलपाल सिंह जी पूर्व सरपंच पटेल साहब आदरणीय मुकुंद बिहारी जी और पूर्व हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय मुकुंद जी शर्मा साहब अपोर के लोकप्रिय सरपंच साहब आदरणीय रवि जी गुप्ता साहब पूर्व सरपंच साहब प्रेम जी लोकल परिवार और किसान के उपप्रधान भाई जम्मू कुमार जी जिला परिषद के डायरेक्टर
जो सभी सम्मानित उपस्थित गणमान्य नागरिक साहब, युवा साथियों, आज बड़ी तादाद में ऐतिहासिक जन क्रांति पद यात्रा का जो सभा इस उत्साह और जिस सम्मान के साथ में आप लोगों ने भाई नरेश जी का स्वागत किया, उनकी पदयात्रा को सम्मान दिया, उसके लिए तो मैं अपोर वासी होने के नाते आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभार करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस सम्मान का। आपने भाई नरेश जी को जो जनसमर्थन देकर के इतनी बड़ी तादाद में यह एकत्रित होकर के हर पार्टी को, हर नेताओं को, सरकार को, हर वर्ग को चौंकाने का एक मौका आपने दिया। ये उपस्थिति मैं आदरणीय नरेश जी को निवेदन करना चाहूंगा, इस बात का प्रतीक है कि जो संकल्प आप लेकर के इस पदयात्रा में चल रहे हैं, निश्चित रूप से आपके इरादे बुलंद है और गरीब की आवाज को उठाने का जो संकल्प आपने लिया है वो बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, 12 में हम लोगों ने स्वागत किया था, 12 शहर में 12 की धरती में जो एंट्री आपकी हुई और जो जनसैलाब देखने को मिला, आज तक के 12 के इतिहास में मेरी उम्र 69 साल हो गई, लेकिन मैंने ऐसा जनसैलाब कभी नहीं देखा। कितना बड़ा जनसैलाब भाई नरेश जी के स्वागत में 12 शहर में हुआ है, वो इस बात का प्रतीक है कि हारों की नेताओं से वंचित है, कभी गरीब आदमी को कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब लोगों ने जो संकल्प लिया है और भाई नरेश जी में जो आस्था प्रकट की है, निश्चित रूप से नरेश जी का मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं अटू तहसील में नया गांव ननौता इनका गांव है, वहां की आपकी पैदाइश है। आदरणीय भाई साहब कल्याण सिंह जी मेरे रिश्ते में भी है, वो लंबे टाइम से सरपंच चले आ रहे हैं। अभी इनकी मम्मी मौजूदा समय में सरपंच है। इनके बड़े भाई साहब मुंबई में IIT करके बड़ी पोस्ट में बैठे हैं, छोटे भाई इनके बैंक मैनेजर हैं। इनसे कोई छिपी हुई बात नहीं। इनका ससुराल मेरे अजीज मित्र भाई चंपालाल जी इनके ससुर होते हैं, जो मेरे जिला प्रमुख टाइम पे निर्विरोध पूरा पंच सहित पूरे सरपंच निर्विरोध हुए। चंपालाल जी वो शख्सियत है जो पूरे पंच जो खुद ही निर्विरोध पंचायत का फोरम ये इनका परिचय है। अभी इन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव के बीच में 8 महीने जेल में रहे। आप सब जानते हैं, आपने मीडिया के माध्यम से सब तरीके की जानकारी दी कि इनको इतनी लंबी जेल क्यों भरना पड़ा, क्या व्यवस्था। मैं उन बिंदुओं पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि जनसैलाब भाई नरेश जी में जो आस्था आप लोगों ने प्रकट की और इनकी जन क्रांति यात्रा को जो सम्मान दिया और जिस तरीके का सम्मान जगह जगह मिल रहा है, आप मीडिया पे देख रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, से होनहार बालक आगे जाकर के राजस्थान का भविष्य रहेगा, हड़ौती का भविष्य रहेगा। ये इस जनसैलाब की उपस्थिति का प्रतीक है। आप सब लोगों से मेरा यही विश्वास दिलाता हूँ कि भाई नरेश जी के जो आज तक सम्मान दिया की जनता ने, आसपास की जनता ने, पूरी हड़ौती की जनता ने, धन्यवाद, आभार। भाई नरेश जी से यही निवेदन करना चाहूंगा, आपका हौसला बुलंद रहे। आपके जो हिंदू है जो संकल्प लेके आप चले हैं, निश्चित रूप से आप सब उपस्थित हैं। आप सब इनके उपस्थित संकल्प में सब सहमत हो तो हाथ खड़े करके ऊंचा करके आप समर्थन दें। ये भाई नरेश जी, ये आपकी उपस्थिति, ये पूरा आश्वस्त है पूरे इलाके से, ये पूरी जनक्रांति यात्रा में आपके हर आंदोलन में साथ देंगे, इसी बात को वचनबद्धता करते हुए मैं आप पूरे सबका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। भाई नरेश जी मीना की जनक्रांति यात्रा, ये सैलाब इस बात का गवाह दे रहा है कि आपके साथ हर व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर बातचीत को तैयार है। आपको संघर्ष करना है इनके लिए। ये हड़ौती नेताओं से विहीन हो चुकी है, इसलिए आपको हम इस जन समर्थन के साथ आपको दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं। मैं आगे के लिए कृष्णपाल सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ।
कितना आ गया ऊपर महाराज। इंकलाब इंकलाब जन क्रांति यात्रा के स्टार और हम सबके लाडले भाई नरेश जी मीणा के साथ बुलाए हुए अपार जनसमूह का मैं धरती पर बुलाने पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना। हमारे 300 देख रहे अरे देख रहे देख रहे था पर जितना हम डीजे के ऊपर जज्बे के साथ शुरुआत की है। अच्छा भी तो जिस स्टेज में आके इसके पीछे कई कारण छुपे होते हैं। एक नौजवान अपनी अच्छी तरीके से घर छोड़ के और इस तरह से बरसात में गर्मी में नंगे पैर कर सड़कों पे चलता है तो उसके पीछे कई इलाके की भलाई छुपी होती है और वो संघर्ष का एक प्रयास बन के आपके बीच में जिस तरह से दिन रात एक करके चल रहा है वास्तव में हम सब उसको और उसकी शक्ति को सलाम करते हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों को सलाम करना चाहूंगा जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वर्षों से छात्र नीति के साथ से पेंशन के साथ चले आ रहे हैं। वास्तव में आज तक उन लोगों की शक्ति आपके साथ है जो इस मुकाम पे पहुंचे हो। नरेश जी ने पिछले 8-10 महीने में जो प्रताड़ना सही तो आप सबको पता है किस तरह से इनको टॉर्चर किया गया और टारगेट तो उसी दिन हो गए थे जिस दिन कोटा मुझे लोकसभा के संग्राम में खुदे थे उसी दिन से यह आभास हो गया था कि कहीं कहीं नरेश जी को एक दिन कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आदमी जितनी ठोकरे खाता उसके बाद ही निकाल आता। नरेश मीणा जब तक जेल में नहीं गया था उसके पहले नरेश मीणा जब जेल से निकल के आया उसके बाद आप लोगों ने उसकी मुश्किल से 4 या 5 दिन बाद नरेश मीणा ने जो शक्ति आप लोगों के बीच में झोंकी ताकत वो आपके सामने आपको किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं सरकार को भी चेतावनी देना चाहूंगा कि इस तरह से कोई भी हुआ अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ता इस तरह की अगर प्रताड़ना उसको दी जाती है भविष्य में इस तरह अगर किसी युवा के साथ होता तो भाई नरेश हमारा आप सब गरीब जनता के साथ खड़ा है और ये नहीं कि इनको केवल मीणा जाति का सपोर्ट ये लोग अगर कहते हैं तो बिल्कुल गलत है। कल मैं गांव पैदा मैंने लोगों को वहां बुलाया था क्योंकि मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कल मेरे गांव में आपका स्टे है। वास्तव में मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। आपने मुझे मौका दिया कि आपने मेरे यहाँ आपके जितने भी भाई लोग हैं उनकी सेवा का मौका मुझे दिया। आज तो मैं इतना ही कहूँगा कल आप सब मेरी तरफ से आमंत्रित है सब आज आप तरफ पहुंचे। जय हिंद जय भारत। किशनगंज प्रधान साहब माननीय रामेश जी मीणा साहब पधारे और सभा को संबोधित करें। जन क्रांति पर पधारे सभी युवा साथियों बुजुर्गों माताओं बहनों एवं मंचासीन सभी वरिष्ठ जनों आदरणीय भरत जी मारन साहब कुशलपाल सिंह जी मधुसूदन जी एवं सभी मेरे युवा साथियों इस मौके पर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति के एक युवा ने जिसमें भगत सिंह की छवि अपन को दिखाई दे रही है क्योंकि भगत सिंह को अपने पढ़ा भी है कई बार कैसे उस युवा ने हंसते हंसते 21 साल की उम्र में फांसी खाई थी केवल उसको क्रांति लानी थी आजादी लानी थी। उसी तरह जिस तरह से है कि राजनीति भ्रष्ट हो चुकी है पैसे की राजनीति हो सकती है कुछ सिस्टम को बदलने के लिए हमारा भाई नंगे पैर इसके जज्बे को सलाम जो इसका हौसला है इसको सलाम। मैं तो यहाँ के लोगों से युवाओं से एक मैसेज देना चाहता हूँ एक गाने के साथ कि ऑर्डर दे दे भूल जवानी तू पे कुर्बान। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। माननीय पटेल साहब मोबाइल चार्ज लगानी पड़ेगा। मोबाइल बिल्कुल यहाँ से आगे गेट लग रही है ठीक बगल में। बस में माननीय कल्याण सिंह जी साहब यदि कहीं हो तो कृपया मंच में पधारने का कार्य करें।
यार दिन भरी हो गई मैं बैंक आने में बैंक कल्याण सिंह जी साहब 1% रहेगी अब तो यहाँ से अरे दे देने को काल दे बराबर थोड़ी सी ज्यादा मान लो, थोड़ी सी ज्यादा मान लो। है कैसी है हमारी गाड़ी है। ज्यादा कैसे बुलेट से हाँ। मैं पगा तो अब ले जाऊंगा, बुलेट से जाऊंगा। बुलेट चल भाई नरेंद्र जी मीणा चाल से लगा वाली मोबाइल ये निवेदन चाबी करूंगा से ले जाओ कि जनसभा पगा तो भी नहीं जाओ। आपको आशीर्वाद देने के लिए आतुर है, तो आप कृपया पधारे। आपके सामने आप सरपंच साहब रवि जी संबोधित करेंगे। भाई साहब नरेश जी, मीणा साहब और सभी मंच पर विराजा गणमान्य नागरिकों और भाइयों बहनों, आज जिस समय का अपन को इंतजार था वो समय आ गया। जो क्रांतिकारी नरेश जी भाई साहब लेके आए हैं, मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के युग में इनकी जरूरत थी। अगर नरेश जी भाई साहब जो क्रांति लेके आए हैं, मेरे को पूरी संभावना है कि पूरे राजस्थान में क्रांति दौड़ेगी और हम आपके साथ जी और जान के साथ हैं। आपको धन्यवाद। आप लोगों ने ऐतिहासिक स्वागत किया बतौर में, इसलिए जय हिंद जय भारत। राम राम साहब, अब हट जाओ, अगर आपको लगता है कि इन पथरीले सड़कों पर मैं नंगे पैर ईमानदारी से और सच्चाई से चल रहा हूं, आपको अगर भरोसा है कि मैं आपकी जो लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, आम जन की जो लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, उसमें कहीं आप सत्यता महसूस करते हैं, तो मैं इस प्रांगण में जितने भी लोग खड़े हैं उनको सबको बैठते हुए देखना चाहता हूं, सबको बैठा हुआ देखना चाहता हूं। भैया आप भी पीछे चले जाओ, आप पत्रकारिता पीछे करो। ये कोठली का दिखा, सामने कोठली का खड़ा दिखा। जहां भी गड़बड़ करे छे, मीणाई करे छे। भाई शैलेश जी मीणा, माननीय भाई नरेश जी मीणा को एक तस्वीर। राधेश्याम जी वेट करेंगे। और राधेश्याम जी, विशाल जी, महावीर काका, जम्मू जी मीणा, सभी आए। कितने फोन है जी मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर विशाल दोस्त को ऊपर जा दो विशाल, छाने रे ओए विशाल, छाने रे। हाँ मत बोलो कहीं भी। हाँ वो विशाल ने बोलो, अब आप माननीय भाई साहब का संबोधन सुनेंगे। बोलो मत। यहाँ 1% यहाँ जावा बंदी होगा डायरेक्ट। फेस आईडी मांगो। मैं नारा लगाऊंगा, आप सब मेरी आवाज में आवाज मिलाना। आवाज ऐसी होनी चाहिए कि जो सपने के साथ भगत सिंह ने फांसी खाते समय कहा था कि मैं लाखों करोड़ों भगत सिंह पैदा करूंगा, मैं ऐसा काम करूंगा जिससे क्रांति देश में आएगी। मैं चाहूंगा बपावर से ये आवाज हमारे उस महान पुरुष शहीद भगत सिंह, आजम भगत सिंह तक जानी चाहिए। दोनों हाथ खड़े करके, मुट्ठियां बंद करके मेरे साथ नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद। ऊपर वाले वो लोग नहीं लगा रहे जो शायद भगत सिंह को जानते नहीं होंगे आप लोग।
ऊपर वाले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। पापा और कस्बे के सभी व्यापारीगण, बुजुर्ग, युवा साथी, छात्र साथी, माताएं, बहनें व आसपास के गांवों से पधारे जूम जाता जाता नहीं कहते सभी किसान भाई, आज आपने जिस जोश के साथ, जिस हौसले के साथ एक युवा साथी जो भगत सिंह से प्रेरणा लेके भगत सिंह की सोच को, भगत सिंह के विचार को, भगत सिंह के आजाद भारत में के साथ जो भगत सिंह ने सपना देखा था, वो जो सपना अधूरा पड़ा है, उस सपने को कुछ हद तक पूरा करने के प्रयास के लिए नंगे पैर पैदल पैदल आपके यहाँ झालावाड़ मनोर थाना से निकलकर छिपा बड़ौद होते हुए, अटरू 12 विधानसभा में होते हुए, आज सांगोद में होते हुए, आने वाले समय में लाडपुरा कोटा होते हुए, बूंदी केसुराय पाटन होते हुए, सवाई माधोपुर करौली दौसा, सवाई माधोपुर करौली दौसा, अलवर, धौलपुर, जयपुर होती हुई ये पैदल यात्रा टोंक में उस जगह इसका समापन होगा जहां लाखों लोगों ने मेरी रिहाई के लिए सभा करी थी। उस स्थान पर इसका समापन होगा। मैं देवली का चुनाव लड़ रहा था। सुबह का 11 बज रहे थे, फोन आया कि आपको समरावता आना है, यहाँ पे चुनाव का बहिष्कार कर रखा है। मेरी इच्छा थी कि चुनाव के दिन 300 बूथ देवली उनियारा में थे, मैं प्रत्येक बूथ पर जाकर वोट मांगू। जो वहां पे बूथ पे लोग बैठे थे, जो वोटर थे, मैं वहां अपनी शक्ल दिखाऊं। मेरी शक्ल देखने पर अगर 5-10% वोट और बढ़ जाते, इस मकसद के साथ मैं प्रत्येक 300 बूथ पे जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही समरावता से फोन आया, मैं जब वहां पहुंचा, गांव के लोगों ने धरना दे रखा था। गांव के लोगों ने कहा कि साहब, हमारे गांव को 28 गांव ऐसे हैं जिनको बुनियारा से तोड़कर देवली जोड़ दिया गया है। देवली उपखंड का कार्यालय 95 किलोमीटर 80 किलोमीटर पड़ता है, हमारा बुनियारा 15 किलोमीटर पड़ता है। हमारा रोज एसडीएम कार्यालय में काम पड़ता है, कभी बच्चों का सर्टिफिकेट बनाना हो, कभी रेवेन्यू का काम हो, तहसील का काम हो, किसी भी कई सारे काम एसडीएम से पड़ते हैं। और जिसमें हम लोगों को मजबूरीवश किराया लगा के उनियारा की जगह हमें देवली जाना पड़ता है। इसलिए हम बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कि हमारे गांव को समरावता में, उनियारा में जोड़ दिया जाए। मैंने कहा दिक्कत क्या है साहब, एसडीएम को ज्ञापन दे दिया, कलेक्टर को दे दिया, मंत्री एमएलए को दे दिया, यहाँ के लोकल सांसद को दे दिया, कोई सुन नहीं रहा। तो हम तो चाहते हैं कि कम से कम आज आके वो लिखित में हमारा ज्ञापन ले ले, हमें आश्वस्त कर दे, तो हम लोग ये बहिष्कार बंद कर देंगे। मैं जब गया तो जिला कलेक्टर ने वहां आदेश, जिला कलेक्टर से मेरी बात हुई, वो सब तो आपने देख ही लिए होंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया पे वो चला था, बहुत लंबा चला था। लेकिन एक दिन वहां के डिस्ट्रिक्ट जज साहब, टोंक के डिस्ट्रिक्ट जज साहब जेल का निरीक्षण करने आए। 26 जनवरी थी शायद, 26 जनवरी का समय था। 26 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट जज साहब जब झंडा फहराने जेल में बंदियों से मिलने आए, उस दिन मुझे भी वहां बंदियों के साथ साथ बोलने का मौका मिला। आपने वो भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, चैनलों पे, कि मैंने जेल में जब गया, जेल में जो हालात मैंने बंदियों की देखी, जो राशन सरकार देती है,
उस राशन में कटौती की जा रही थी, बंदियों को पूरा राशन दिया नहीं जा रहा था, बंदियों को ऐसा खाना दिया जा रहा था जिसको कुत्ते भी एक बार तो छोड़ दे, कुत्ते भी नहीं खाए, ऐसा खाना वहां बंदियों को दिया जा रहा था। मैं जब जेल में गया तो मेरे लिए वीआईपी व्यवस्था थी, सब्जी अलग बनती थी, रोटी अलग मिलती थी, मुझे बेरिक अच्छा मिला हुआ था, मेरे साथ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं था। लेकिन जब मैंने 5-7 दिन बाद में देखा कि जिस चौक जेल में 400 बंदी रहते हैं, वो 400 बंदी जो सब्जी खाते हैं, दाल में दाल नहीं दिखती, सब्जी में मिर्ची नहीं है, सब्जी में मसाले नहीं है, तेल नहीं है, रोटियां जली हुई है। मैंने कहा मेरे 400 बंदी जो खाना खाते हैं, नरेश मीणा भी वही खाना खाएगा, नरेश मीणा अलग से सब्जी नहीं खाएगा, नरेश मीणा अलग से नहीं रहेगा, नरेश मीणा वही खाना खाएगा जो 400 बंदी खाएंगे। फिर शुरू में मैंने सोचा कि जेल में ऊपर का जो सरकार वो इतना ही माल देती होगी, लेकिन मुझे 5-7 दिन बाद में पूरी, जब मैं जेल को समझ गया, पूरी जेल में घूमने लगा, और जब पूरी जेल को समझ गया तो मुझे पता लगा कि 100 बंदियों पे एक दिन का 200 रुपए का राशन आता है, एक बंदी का 200 रुपए का राशन आता है एक बंदी का। 400 बंदी, एक बंदी का 200 आ रहा, तो 400 बंदियों का कितना हुआ? 80,000। हाँ जी, 80,000। 80,000 कितने दिन का? एक दिन का। तो एक महीने का कितना हो गया? हाँ जी, 2 करोड़। अब बताओ, 24 लाख हो गया ना एक महीने का, और 10 दिन का 24 लाख। 8 लाख। अब देख लो हिसाब, एक दिन का जब 80,000 रुपए राशन खा रहे थे, 30 दिन का जो राशन बंदियों को मिलता था, उसमें 20 दिन के राशन को 30 दिन कर दिया जाता था, 10 दिन का राशन तो पूरे के पूरे को खा जाते थे। और जो वो वीआईपी सब्जी हमारे लिए अलग से आती थी, वो भी उन्हीं के जो 20 दिन का राशन है उसमें से ही बनती थी। मैंने कहा, जब मुझे पता लगा कि ये सिस्टम है, ये मिलता है, आपके बेटे ने जैसे भगत सिंह में जेल में रहते हुए जेल के सिस्टम को सुधारने के लिए, जेल में बंदियों की व्यवस्था को सुधारने के लिए तरह से 4 दिन भूख हड़ताल करी, 4 दिन भूख हड़ताल करी। उसके बाद पूरी टोंक जेल का खाना सुधर गया। फिर बूंदी आ गया, बूंदी में भी वही हालात, वहां भी थाली फेंकी, जो थाली आई उसको फेंक दिया। मन कहा में कोई जानवर नहीं है, कीड़े मकोड़े नहीं है, हम आदमी हैं। जो आदमी को खाना मिलता है, जो राशन मिलता है, वो पूरा चाहिए, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। हमें सरकार का, हमें वो चाहिए जो सरकार देती है। हमें डिप्टी तेरे से या सिपाही जो नौकरी कर रहे तुम्हारे घर से नहीं चाहिए, हमें तो जो भजनलाल सरकार जो राशन भेजती है वो राशन चाहिए। और बूंदी में भी वो करके दिखाया। मैं जब तारीख पे जाता था तो सिपाही मिलते थे बस में। हमारे जो जेलों में होता है कि जेल से कोर्ट में जो पेशी पे ले जाते हैं, तो मेरे को तो पहली बार प्रोटोकॉल मिला, पहली बार ऐसे लगा कि जैसे मैं तो मंत्री से भी बड़ा बन गया। 3 जीपें पुलिस की आगे चलती थी, 2 बसें पीछे चलती थी, इतनी तो मुख्यमंत्री की भी नहीं चलती। इतनी तो मैंने मुख्यमंत्री की भी चलती हुई नहीं देखी। 2 बसें चलती, 3 गाड़ियां चलती। मैं पूछूं भाई, मैं कोई बड़ा बन गया, क्या चक्कर है, क्या लफड़ा है ये, इतनी पुलिस कैसे लगाते हो तुम मेरे साहब? मैं डर से ताकत ऊपर कोई खतरा न हो जाए। हमें डर है कि कहीं आपके ऊपर कोई हमला नहीं हो जाए, किसी तरह की अनहोनी नहीं हो जाए। जब आपने समझौता में जब गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जब गाड़ियों में आग लगा दी गई, जब पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी गई, अगर आप पे हमला हो गया तो सरकार का क्या होगा? फिर अगर आप पे हमला हो गया तो सरकार का क्या होगा? इसलिए आपके लिए लगा है। जब वो सिपाही, जब मैं बात करता था, वो सिपाही जो जाते थे पुलिस की गाड़ियों में, वो कहते थे
कि भाई साहब जब से आप इस जेल में गए हो, जेलों में जो बंदी हमारे साथ जो तारीखों पे जाते हैं, वो बंदी हमसे ये कहते हैं कि हे भगवान, नरेश मीणा जैसा नेता हर जेल में बंद रहना चाहिए ताकि बंदियों के सारे कष्ट दूर हो जाए, सारे बंदियों के कष्ट दूर हो जाए। मैं अब जेल से बाहर आ गया, लेकिन मैं जेल में उन बंदियों से कह के आया हूं कि अभी तो मैं 2 जेलों की मैंने व्यवस्था सुधारी है, और भगवान करेगा लोगों का आशीर्वाद मिल जाएगा, जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा तो राजस्थान की पूरी जेलों की व्यवस्था ठीक कराने का काम नरेश मीणा करेगा। इसके साथ साथ ही मैं लंबा बोल सकता हूं पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं है तेरे अंदर? हाँ जी, हाँ देखो ऐसा है, ये जन क्रांति यात्रा, ये जन क्रांति यात्रा में आपने पहली बार देखा होगा, ना कोई माला है ना कोई सापा है। ये नेता नांगड़ा आवाचा वोट मांग पड़ा, 1 घंटो तो फलाना पटेल आजा, फलाना सरपंच आजा, फलाना ये आजा, फलाना वो आजा। बेचारी जनता तो भाषण सुनवा आवे छे, जनता तो बाता सुनवा आवे छे, 1 घंटो तो नेता उमर निकाल दे छे। हमारे यहाँ ये नहीं है। मैं नंगे पैर चल रहा हूं, साफ साफ कह दिया, कोई माला अलाउ नहीं है, कोई सापा अलाउ नहीं है। मंच पे हमें केवल कुछ ऐसे लोग जो जनता जिनसे प्रेरित हो, जनता जिनसे प्रेरणा ले, ऐसे लोग बोले। आदरणीय प्रमुख साहब ने आपको बताया। उसके बाद मेरे भाइयों, वहां एक सिपाहियों की भी समस्या थी, उसको भी मैं दूर करूंगा। एक दिन 26 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट जज साहब जेल में आ गए, मुझे बोलने का मौका दिया। जब मैं आदरणीय डीजी साहब टोंक के जो डिस्ट्रिक्ट जज थे, उनके सामने जब मुझे बोलने का मौका दिया तो मैंने उस दिन कहा था कि आदरणीय जज साहब, मैंने गलती तो की है, मैंने गलती की है, लेकिन जो मैंने गलती की है उसकी सजा जो बनती है वो मुझे दे दो, लेकिन उससे ज्यादा सजा जो आप दे रहे हो उससे तो न्यायपालिका पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। न्यायपालिका पे इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा क्योंकि न्यायपालिका तो उसी दिन बदनाम हो गई जब हाई कोर्ट के जज के घर में करोड़ों रुपए मिलते हैं और उस जज का इस देश में कोई इलाज नहीं होता। उस न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार घुस जाता है, जज से न्यायपालिका में बैठे जज से भ्रष्टाचार करने लग जाता है, तो किसी की दम नहीं है जो उसके खिलाफ बोले। कोई की दम नहीं है जो जजों के खिलाफ बोल जाए। मैं 8 महीने रहा, घर वाले भी मिलने जाते थे और लोग भी मिलने जाते थे। आंदोलन की रूपरेखा बनी, सब कुछ हुआ, सब कुछ तय हुआ। आप सबको पता है 25 फरवरी को राजस्थान विधानसभा का घेराव था। राजस्थान की आईबी ने रिपोर्ट पेश करी कि 4.5 लाख लोग जयपुर में आ रहे, 4.5 लाख लोग विधानसभा को घेरेंगे। और वो भी जब नरेश मीणा के समर्थक आ रहे हैं, जो नरेश मीणा की जो स्टाइल है काम करने की, नरेश मीणा के समर्थक भी नरेश मीणा की जैसे हैं। अगर 4.5 लाख लोग अगर जयपुर में आ गए तो चक्का जाम हो जाएगा, सरकारें अस्त व्यस्त हो जाएगी, तख्ते पलट हो जाएंगे, सरकार का बचा नहीं पाएगी, सरकार संभाल नहीं पाएगी और कोई बड़ा जनसंहार हो सकता है, बड़ा जनहानि हो सकती है। उसके बाद राजीनामा हुआ, समझौता हुआ। समझौता होने के बाद में मैं जब छूटने का समय आ रहा था, तो मेरे जितने भी मिलने वाले जाते थे, मेरा दुख इस बात का होता है, मेरे जितने भी मिलने वाले जाते थे और अभी भी मेरे से कई हालती में मिलते, वो मेरे से कहते भाई साहब अब तो पक्का अपने एमएलए बन तय हो गए, भाई साहब अब तो पक्का अपने एमएलए बन जाऊंगा, भाई साहब अब तो पक्का अपने पद मिल जाऊंगा। अरे मेरे भाइयों, मैं उस राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति सीख के आया हूं, जहां ये भाया वगैरह प्रताप सिंह सिंघवी वगैरह तो उस जयपुर की तरफ सीखने गए हैं और मैं तो सीख कर उधर से आया हूं। ये लोग तो राजनीति यहां से जाकर वहां सीखने गए जयपुर में, लेकिन नरेश मीणा तो राजनीति नर्सरी राजस्थान विश्वविद्यालय से सीख
राजस्थान की राजधानी से राजनीति सीख कर आया हूँ, जयपुर से राजनीति सीख के आया हूँ, और ऐसी राजनीति सीख के आया हूँ तो सारे नेताओं को चक्कर की तरफ घुमा दूंगा, चक्कर की तरफ। सारे लोग जाते थे, कहते थे भाई साहब अपन बहुत बड़े बन गए, भाई साहब अपन बहुत बड़े बन गए, बहुत बड़ा नाम हो गया, पूरा देश जान गया। अब आप बाहर आओ तो बिल्कुल शांत रहना, गुस्से पे काबू रखना, आप अपने तेवर और तरीके को थोड़ा ढीला करना, नरम करना। मन का सही बात है, अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा अगर बदलने का आया तो। लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आया, जैसे जेल से बाहर आया, जेल के बाहर आने के बाद जो मैंने सिस्टम देखता हूं, उस सिस्टम को मैंने देखा, राजस्थान की राजनीति को जब मैंने देखा, मेरे जेल से बाहर आने के बाद मुझे पता लगा कि किस किस नेता ने माँ बाप के चक्रव्यूह की तरह नरेश मीणा तुझे फंसाने का चक्रव्यूह कर रखा है। किस तरह से नरेश मीणा अभी तो 8 महीने जेल भेजा है, परमानेंट जेल भेजने की किस तरह से तेरी तैयारी चल रही है। मेरे को पता लगा कि नरेश मीणा अभी उनकी आत्मा पूरी नहीं भरी है, 8 महीने जेल भेजकर अभी तो वो तेरे पे जानलेवा हमला करवाना चाहते हैं, तेरे पर हत्या करवाना चाहते हैं। जब मुझे ये पता लगा कि 8 महीने की जेल रहने के बाद वो सोचेंगे कि मैं डर जाऊंगा, भेजे मेरे पास लोग, समझौता कर लो, ये कर लो, उसको छोड़ दो, इसके साथ आ जाओ, सब कुछ आपको दे देंगे। तो पुष्पा पिक्चर देखिए क्या आपने? है? क्या है? झुकेगा? है? क्या है? नरेश मीणा झुकेगा नहीं, चाहे मर जाएगा। मैंने एक दिन अचानक से बाबा खाटू के दरबार में ढोक देने के बाद, और मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरह का समरावता में कांड हुआ था, उस दिन जिस तरह का कांड हुआ था, गोलियां चल रही थी, बंदूकें चल रही थी, तो वो गोले जो गैस के गोले होते हैं, जो मिर्ची बम होते हैं, वो फेंके जा रहे थे। रात को 3 बजे हमारे पास खबर आई कि एक माँ और 2 बच्चे इस घटनाक्रम में एक्सपायर हो गए। लेकिन इस बाबा खाटू श्याम की कृपा रही कि उस दिन भी कोई जनहानि नहीं हुई। 8 महीने जेल में रहने के बाद भी मैं सेफ बाहर निकल के आ गया। और अभी अचानक जेल से बाहर आने के बाद एक दिन रात में अचानक दिमाग में एक चीज आई कि क्यों ना जो अभी मुद्दे, ऐसे मुद्दे जिनको अन्ना हजारे सही नहीं कर पाया, जिनको कांग्रेस कभी सही नहीं कर पाई, जिनको नरेंद्र मोदी सही नहीं कर पाया, नरेश जो भगत सिंह ने सपना देखा था, वो सपना अधूरा पड़ा है। उस सपने के लिए नरेश तुझे लड़ना चाहिए, तुझे सड़क पर निकलना चाहिए। और नरेश तेरे को तू जब निकलेगा तो मैंने ये किताबें बहुत, इस बार जेल गया तो ये भगवान उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने जेल भेजा, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने जेल भेजा। और मैं तो कह रहा था मेरे घर वालों से, कहा अरे मुझे अभी मत छुड़ाओ, बाहर काम भी नहीं है, अभी तो चुनाव भी 2.5 साल बाद बचे, 5 साल बाद में छुड़ा लीजिए, और गुस्सा आवा दो जनता में, और भावना पड़वा दो, और जब बाहर आओ जब जल्दी बेगल निपट जाओगे। लेकिन यार बेगल छुड़ा लिया, यार बेग जल्दीबाजी कर दी। मैं जब वहां सोच रहा था, मेरे भाइयों, मेरे युवा प्यारे भाइयों, किसान भाइयों, भगत सिंह ने हंसते हंसते इस देश की आजादी के लिए फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया था। महाराणा प्रताप ने राजपाट, गढ़, किले, हाथी, घोड़े, सैनिकों को सबको छोड़कर केवल अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए गढ़ किले सब छोड़कर जंगल में घास की रोटी महाराणा प्रताप ने खाई। झांसी की रानी ने सब कुछ छोड़कर अंग्रेजों की सल्तनत से लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज वो जहां कहीं भी होंगे, जिस भारत के लिए लड़े हो, इस देश के लिए लड़े हो, वो क्या सोच रहे होंगे कि उन्होंने क्या इस देश के लिए, आज जो देश बना हुआ, जिस तरह का देश के हालात हो गए, क्या इस देश में इस हालातों के लिए उन्होंने क्या अपनी कुर्बानियां दी थी? क्या मैं पूछना चाहता हूं, भगत सिंह ने नारा दिया था, भगत सिंह
का ये संकल्प सपना था कि भारत देश धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, भारत देश समाजवाद होना भारत में चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, चारों तरफ सब लोगों को न्याय होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो जन क्रांति यात्रा में निकाल रहा हूँ, 11 मुद्दों के साथ निकाल रहा हूँ, वो जो मिलावटखोर, जो तुम्हें रोज कैंसर परोस रहे, तुम्हें हार्ट अटैक परोस रहे, जो मिठाइयों में जहर मिला रहे, जो दूध में जहर मिला रहे, जो सब्जियों में जहर मिला रहे, जो खाद बीज में जहर मिला रहे, आज हमें दुख होता है। मेरे गांव में भी चले जाओ तो गांव में भी अगर पड़ोसी के घर से घी लोगे तो वहां भी शक होता है कि ये घी असली है कि नहीं है, शक होता है कि ये घी असली है कि नहीं है। गांव में चले जाओ, कोई साफा वाला आदमी मिलता नहीं है, 70 साल से बुजुर्ग कोई दिखता नहीं है, क्योंकि लकवा आ रहा है, कैंसर आ रहा है, आपके क्या नाम से हार्ट अटैक, बच्चों छोटे छोटे बच्चों के हार्ट अटैक आ गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि खाद्य पदार्थों में मिलावट का दौर चल रहा है। उस मिलावट की वजह से आज हर घर में बीमारी, हर व्यक्ति बीमार है। दूसरा, नशा। मैं इस राजस्थान को नशा मुक्त बनाना चाहता हूं। नशा इसमें एरिया आपके यहाँ बपौर में भी होंगे। वो नशेड़ी जो नशा करते हैं, पहले खुद के शरीर को खत्म करते हैं, फिर परिवार को खत्म करते हैं, और जब परिवार से खुद से उनके नशे की पूर्ति नहीं होती तब वो आसपास चोरियां करते, चकारियां करते, आसपास के वातावरण को गंदा करते, रात में लोगों को, सोते हुए लोगों को मार देते, एक पूरी स्मेक के चक्कर में हत्या कर देते, एक पूरी स्मेक के चक्कर में हत्या। मैं कहना चाहता हूं, लेकिन वो जो स्मेक ने जिनको नशा लग गया उनकी उतनी बड़ी गलती नहीं है, लेकिन इस बपौर में भी जो स्मेक पी रहे, कोई तो पूरी बेच रहा होगा, यहाँ कोई तो पीट की पूरी का धंधा कर रहा होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे आगे थानेदार को ये पता नहीं है कि कौन कौन पूड़ियां बेच रहा है? क्या यह पता नहीं कि कौन कौन पूड़ियां बेच रहा है? अगर बपौर में कोई पूड़ी नहीं बेचेगा, सांगोर में पूड़ी नहीं बेचेगा, गाँवघाट में पूड़ी नहीं बेचेगा, बारा में पूड़ी नहीं बेचेगा, तो पूड़ी ये पीने वाला लाएगा कहां से? ये पूड़ी लाएगा कहां से? और जब इसलिए मैंने दूसरी मांग मेरी यह है कि राजस्थान को नशा मुक्त करूं, लेकिन सरकारों के भरोसे तो कुछ होने वाला नहीं है। ना अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार में कुछ हुआ, ना बीजेपी की सरकार में कुछ होने वाला है। पंजाब में नशा जिस तरह से फैल गया था, पंजाब में जिस तरह से कैंसर के मरीज आ रहे थे, पंजाब से ट्रेनें, कैंसर की ट्रेनें भर के राजस्थान में आती थी, और आज राजस्थान में भी हर गांव में हर 2-4 घर छोड़कर कैंसर घुस गया, हर 2-4 घर में कैंसर घुस गया। उस कैंसर का इनका कारण केवल ये नशा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बपौर के व्यापारियों, बपौर के किसानों, बपौर के जनप्रतिनिधियों, मैं कहना चाहता हूं, अगर आज आप तय कर लो, कसम खा लो, यहाँ के थानेदार से कह दो कि थानेदार, अगर कोई ने पूरी बेचता मिल गया, पता लग गया कि फलाना आदमी इसमें बेचता है, तो इसमें बेचने वाला अपने परिवार को पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए हजारों परिवारों को खून कर रहा है, हजारों परिवारों को बर्बाद कर रहा है। ऐसा जो इसमें बेचता है, नशा बेचता है, ऐसे नशा बेचने वाले सौदागर को तो जेल में डलवा देना चाहिए, और जब तक उसकी कभी जमानत नहीं करवानी चाहिए, उसको जेल में पड़े रखो। इसलिए मैं जन क्रांति निकाल रहा हूं कि राजस्थान नशा मुक्त। 8 बजे के बाद सरकार का रवैया कि शराब की दुकानें नहीं खुलेगी, लेकिन मेरे को लगता है कि 8 बजे के बाद ही दुकानें चालू होती है। 8 सरकार का नियम है कि शराब की दुकानें 8 बजे के बाद नहीं खुलनी चाहिए, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि दारू की दुकानें 8 बजे के बाद खुलती है। आप जितने भी इस रोड पे वो एक क्या बोलते हैं ढाबे, उन ढाबों में चले जाओ, उन सारे ढाबों पे अभी भी चले जाओ, तो बियर मिल जाएगी, बोतल मिल जाएगी। 2 बजे ले लो, 3 बजे ले लो, रात को फिर वो लोग पी के, और फिर दारू पीने के बाद तो आदमी होश रहता नहीं है। मेरी माताएं बहनें परेशान है दारूडियों से। दारू अगर बपौर में मिले, छोटी बपौर में नहीं मिले, तो छोटी बपौर में 1 क्वार्टर पी के आदमी सो जाएगा, दूसरा क्वार्टर लेने के लिए उसको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आना पड़ेगा, उसको हो सकता है 3 किलोमीटर नहीं चल पाए। लेकिन जब गांव में मिल जाती है दारू, तो गांव में मिलने वाला क्वार्टर पीता, फिर क्वार्टर थोड़ी कम होती, फिर दूसरा ले आता, फिर तीसरा ले आता।
इस वजह से हमारा इस समाज बर्बाद हो रहा है। इसलिए जन जागृति आंदोलन है, जन क्रांति आंदोलन है, इसके माध्यम से जनता को भी जगाना चाहता हूँ और सरकारों को भी जगाना चाहता हूँ। इसलिए मेरे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो। भ्रष्टाचार खत्म कैसे हो मेरे भाइयों? ये जो थाने बने हुए हैं, ये जो तहसीलें बनी हुई है, एसडीएम बना हुआ है, अगर जो तहसील जो जनता के जनार्दन के इस काम के लिए बना है, जो थाना आम जन को न्याय दिलाने के लिए बना है, और अगर उस थाने के अंदर अगर थानेदार आम जन से पैसा लेकर उसके साथ काम करता हो तो उस थाने में आग लगा देनी चाहिए। वो थाना कोई काम का नहीं है, वो थाना कोई काम का नहीं है। जिस थाने को आम जन की मदद के लिए बनाया है, जिस थाने को कमजोर गरीब की रक्षा के लिए बनाया है, अगर वो थाना गरीब और कमजोर की रक्षा नहीं कर पाए, वो थाना बड़े लोगों के हिताइयों की बात माने, तो उस थाने को आग लगा देना चाहिए। उस थाने का रहने का कोई मतलब नहीं। मैं और कहता हूं, तहसील में जाओ, अगर तहसीलदार भ्रष्टाचार कर रहा है, तहसीलदार पैसे खाता है, पैसे लेता है, तो फिर उस तहसील का मतलब क्या है? जिस तहसील में बिना पैसे के काम नहीं होता। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक भी आदमी इस जगह ऐसा नहीं होगा, एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो ये कहते कि मैंने बिना एक पूरी टाइम में एक बार भी रिश्वत नहीं दी होगी। प्रमुख साहब ने भी रिश्वत दी होगी, पटेल जी ने भी किसी काम में दी होगी, जितने बेटे इन्होंने नेता है आपके, इन्होंने भी रिश्वत दी होगी, आप सबने रिश्वत दी होगी, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में रिश्वत जरूर दी होगी। क्योंकि हमने तो समझौता कर लिया, हमने तो ये मान लिया बिना पैसे दिए तो काम होगा ही नहीं। हमने तो ये मान लिया अगर 151 का मुकदमा हो गया, बीट कांस्टेबल गांव में आ गया, तो हम तो तड़के सुबह भाग के जाएंगे। सिपाही थानेदार जो सिपाही आए छो आई जो पतो न साहब तो भाई अपना सा पैसा देता है, बड़ो केस पढ़ रहे हो जो 151 में छोड़ देगा, केस पढ़ रहे हो जो 151 में छोड़ देगा। 307 तो केस होगो, 307 तो केस होगो तो रेट बढ़ जाओगी, पैसा दे देगा तो 307 को 323 में बदल देगा। और अगर 323 को केस है पैसा न दिया तो 307 में बदल जाओगे, जिसे मारे ऊपर लागे छो, मारे ऊपर मुकदमा जो 323, 341, 332, 353 को और लगा दो जानलेवा हमला को। मैंने कहा जान लीजिए, थप्पड़ दीजिए, अरे जान लीजिए। मैंने कहा एक बड़ा अधिकारी एक एसडीएम अपने अधीनस्थ जो छोटी नौकरी करती है आंगनबाड़ी की महिला चित्रा मीणा, वो आंगनबाड़ी की महिला चित्रा मीणा का हाथ पकड़ के एसडीएम कहता है कि वोट दे नहीं तो तेरी नौकरी खा जाऊंगा, वोट दे नहीं तो तेरी नौकरी खा जाऊंगा। जबरदस्ती वोट दिला देता है। मैं धन्यवाद बात दूंगा उस चित्रा मीणा के माँ बाप को, खड़ी रही और पूरे एसपी कलेक्टर सरकार पूरी ताकत लगा ली चित्रा मीणा को चेंज करा दे, स्टेटमेंट चेंज करा देने की नीति। मेरी आंखों के सामने मैं राजनीति करूं, जनसेवा करूं, मेरी आंखों के सामने कोई एसडीएम किसी महिला का हाथ पकड़ के उसकी बेइज्जती कर दे, उस पर दादागिरी करे, फिर मैं थप्पड़ नहीं दूं तो क्या करता भाई? मैं थप्पड़ नहीं दूं तो मैं क्या करता? मैं कहना चाहता हूं कई लोग 8 महीना की जेल गयो डर जाओ, 8 ना तो 8 महीना से डरकू ना 8 साल से डरकू। जितनी सांसा बची च नहीं शरीर में, जितनी सांसें बची है वो सारी सांसें आप लोगों की सेवा में लगाना चाहता हूँ, गरीबों की सेवा में लगाना चाहता हूँ, किसानों की सेवा में लगाना चाहता हूँ, जनता की सेवा में लगाना चाहता हूँ। यहाँ से निकल रहा हूँ, नगर फोर्ट में जब यात्रा खत्म होगी उस दिन मैं जो तय करूंगा, एक तो माधोपुर में मामला चल रहा 76 गांवों को हटाने का, वहाँ 76 गांवों को विस्थापित करके उनके घरों को तोड़ के उनकी जमीनों को छीनने का मामला चल रहा है। और दूसरा मामला जो पप्पू धाकड़ पे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पप्पू धाकड़ पे जो हमला किया था, पप्पू धाकड़ का जो हाथ पांव तुड़वाए थे, उस पप्पू धाकड़ की सीबीआई जांच करवाने का काम नरेश मीणा करेगा। ये कह रहे थे ना बजरलाल से समझौता हो गया, जब तो मुंह बेबस छो जेल में छो, मुंह बेबस छो जेल में छो। अब आगे बात घना केवल आ गया, वो तो बीजेपी में जा रही है, वो तो बीजेपी में जा रही है। मैं
वही काम करूंगा जो जनता जनार्दन चाहेगी। जिस दिन राजनीतिक फैसला लूंगा उस दिन भी आप ही की तरह हजारों लोगों को बुलाकर इकट्ठा करके हाथ खड़े करवाऊंगा। कहूंगा कि बीजेपी मुझे मुख्यमंत्री बना रही है, मैं बीजेपी में जाऊं कि नहीं जाऊं, फिर कितने हाथ खड़े करेंगे। फिर कहूंगा कांग्रेस मुख्यमंत्री बना रही है, कांग्रेस में जाऊं कि नहीं जाऊं, फिर कितने हाथ खड़े होंगे। फिर पूछूंगा बीजेपी में जाऊंगा तो ये होगा, कांग्रेस में जाऊंगा तो ये होगा, और तीसरा मोर्चा बनाऊंगा तो कितने लोग साथ देंगे, वो हाथ खड़े करवाऊंगा। फिर पूछूंगा कि चौथा निर्दलीय पार्टी बना लूं तो कितने लोग साथ देंगे। राजनीतिक फैसला राजनीति में पहली बार जनता जनार्दन के समकक्ष जनता के सामने लूंगा, जहां जनता कह देगी कि नरेश तुझे किसी पार्टी के दरवाजे पे नहीं जाना, नरेश तुझे निर्दलीय रहना तो निर्दलीय रहूंगा, नरेश तुझे इस पार्टी में जाना तो उस पार्टी में जाऊंगा। ये आज मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये जो बहुत बना बुद्धि का लोग से कम बुद्धि का कहा तूने भजनलाल की तारीफ कर दी तो बीजेपी में चल जाओ। आज बीजेपी मैं केवल जनता का हूं, मेरी जिम्मेदारी केवल जनता के प्रति है। मैं आपसे कह रहा हूं, एक मेरा मुद्दा है सरी गली राजनीति को बदलना, पूंजीपति वंशवाद परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना मेरा मकसद है। कि जितने भी एमएलए मंत्री ये जो बेटे है ना, ये सोच रहे प्रमोद जैन भाइयों को मोहित हो मंत्री बन जाऊं, हमारी गाड़ी उर्मिला बने, यूथ कांग्रेस को अध्यक्ष भी बना तो प्रमोद जैन भाइयों को छोड़ो बने, लेकिन फिर कल्याण सिंह को छोड़ो कहीं करोगे भाई, सारा प्रमोद जैन भाई का सारा घटना बन जाऊंगा। तो ये भरत जी मारन साहब उतना दिन हो गया कांग्रेस में काम करता हुआ, फिर कपिल को कहीं हो वो यासू गणित कह रहे जो अब प्रमुख साहब हमारा माका में बटवाड़ा का रामचंद्र जी से हंसराज जी से वासु भी कीजू सब लोग जिस दिन नरेश बन जाओगे आरोपी में आपको प्रतिनिधित्व राजनीतिक सम्मान मिलेगा, स्वाभिमान मिलेगा। सम्मान में चाहता हूं आपको सम्मान मिले, स्वाभिमान मिले। प्रमुख साहब को तो यहाँ एक बार पायलट साहब और वो आए थे, मैंने कई बार देखा है। मैं चाहता हूं रहो तो सम्मान से रहो, स्वाभिमान से रहो, और जहां सम्मान नहीं है स्वाभिमान नहीं है उसके साले को ठोकर मारो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो। अब आप लोग इसका समापन कर रहे हैं, सुबह मैं यात्रा को यहीं से आरंभ करूंगा, आप लोग मेरी मदद करना। मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं कि कुछ बदले कि नहीं बदले, आरोपी का सिस्टम बदल दूंगा, व्यवस्थाएं बदल दूंगा, भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों को बदल दूंगा। यहाँ जो चोर नेता हो गए उनको निपटा दूंगा। और ये सांगोद विधानसभा से ना सांगोद एमएलए कुछ हीरालाल नागर ऊर्जा मंत्री, वही ऊर्जा मंत्री जो मेरे को हराने गया था देवली में, वही है क्या हीरालाल जी वही दिगर में हरा गया। मैं उन हीरालाल जी नागर साहब से कहना चाहता हूं, हीरालाल जी मैं तो हराबाद में जाता पहली हुई था का जो वंशज पप्पू धाकड़, आप हीरालाल जी नागर, हीरालाल जी का कोई समर्थक हो, कोई सपोर्टर हो, क्योंकि हजारों लोग हैं मेरे को समर्थन देने, सब लोग आए, बीजेपी के भी आए, कांग्रेस के भी आए, सब लोग आए, क्योंकि मैं तो जनता की लड़ाई लड़ रहा हूं, निष्पक्ष होकर लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे जिस तरह से आपका समर्थन मिल रहा है, चाहे कांग्रेस का चांद भी है उसकी भी मैं तारीफ करता हूं, बीजेपी का चांद भी है उसकी भी मैं तारीफ करता हूं, लेकिन हीरालाल जी नागर मैं इस बपाओं की धरती पर आपसे उस पप्पू धाकड़ के लिए न्याय मांग रहा हूं, पप्पू धाकड़ के मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं। हीरालाल जी नागर, आपके धाकड़ समाज का बेटा घाट पे पड़ा हुआ है, उसको प्रताप सिंह सिंघवी ने 50 लाख की सुपारी देकर उसके हाथ पांव छुड़वा दिया। अगर हीरालाल जी नागर आप उस पप्पू धाकड़ को न्याय नहीं दिला पाए, पप्पू धाकड़ को सीबीआई जांच नहीं करा पाए, तो आपका कोई अधिकार नहीं है मंत्री रहने का, एमएलए रहने का। धन्यवाद।